My dear student, you're welcome once again in my YouTube channel RCAP, and today we are going to discuss regarding the first chapter of statistics, and it is known as the introduction chapter. और इसके अंदर आप जो है वो बहुत बेसिक सी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी और स्टडी करने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि जैसे जो 10th से जैसे ही 11th में बच्चे आए हैं और जो जिन्होंने इकोनॉमिक्स ऑप्ट किया है, तो कि जब आप स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट करें तो सबसे पहले ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और किसी भी सब्जेक्ट के सब पार्ट को जब स्टार्ट करना होता है उसकी ब्रांच को, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा जानें, बहुत बेसिक सी चीज़ जानें। कई बार एक्चुअली होता क्या है कि हम सीधे ही चाहते हैं कि हम बहुत ऊपर चले जाएं, बट ऐसा नहीं होता। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो उसी तरीके से लर्निंग का भी कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको डिटेल स्टडी करनी ही होगी, और डिटेल के लिए आपको बहुत बेसिक सी चीज़ों का आना बहुत मायने रखता है। तो चलिए ऐसी ही बेसिक सी जो बातें हैं इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर, जो स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन होने वाला है यहाँ पर, इसके अंदर हम आपको बताएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप ऐसे ही इकोनॉमिक्स के और स्टैटिस्टिक्स के और सारे वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, स्टैटिस्टिक्स एंड इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन का जो आपका जो टॉपिक है यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया आपको, जिससे आपको याद रहे कि कौन सा टॉपिक हम लोग अभी जो है यहाँ पर टीचिंग कराने वाले हैं आपको। तो अपना टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका करेंगे आप यहाँ पर? आप स्टैटिस्टिक्स का करेंगे। स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में भी वापस जानना पड़ेगा। आपको इकोनॉमिक्स को जानना जरूरी है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। किसका पार्ट है भाई? पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ये तो इसका साथी है भाई। इकोनॉमिक्स नहीं होता तो इसको कौन पूछता है? स्टैटिस्टिक्स को कोई नहीं पूछता। तो इसके बारे में भी जानना है, इसकी बेसिक चीज़ों को भी जानना है, और फिर इसकी बेसिक चीज़ों को जानना है, ये आखिरकार क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इसको समझने के लिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है स्टैटिस्टिक्स की, ये जानेंगे हम। तो छोटे छोटे बच्चे क्लास में हैं, 10th से 11th में आए हैं, तो बहुत कॉमन सी चीज़ें उनको बताना जरूरी है। तो चलिए इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। जैसा मैंने कल की क्लासेज में आप लोगों के लिए बताया था कि ये साइंस भी है और ये आर्ट भी है, यानी इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और आर्ट, दोनों ही चीजें भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। साइंस कैसे है? क्योंकि इसमें सिस्टमैटिक स्टडी होती है, साइंटिफिक लॉज हैं इकोनॉमिक्स के, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स ऑफ व्यू इकोनॉमिक्स में देखने को मिलते हैं। अब एडम स्मिथ ने इसको साइंस ऑफ वेल्थ कहा है। साइंस ऑफ वेल्थ हो गया भाई, धन का विज्ञान हो गया। ये किसने कहा? एडम स्मिथ ने कहा है। ये कौन है? ये फादर है इकोनॉमिक्स के। क्यों है भाई फादर? क्योंकि 1776 में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इनकी बुक पब्लिश हुई थी। बुक क्या है? तो बुक का जो नेम था वो था वेल्थ ऑफ नेशंस। शॉर्ट में लिख दिया मैंने भाई, ध्यान रखिए आप। ये बुक 1776 में पब्लिश हुई, वेल्थ ऑफ नेशंस। और इस बुक की बदौलत, क्योंकि इसमें सिस्टमैटिक इकोनॉमिक आइडियाज को पहली बार लेकर के आया गया था वर्ल्ड लेवल पर, और यहाँ पर ये इकोनॉमिक्स को जाना गया। अब इकोनॉमिक्स में बेसिकली होता क्या है? होता कुछ नहीं है। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको मैनेजमेंट आना चाहिए आपको। मैनेजमेंट किसका करेंगे आप? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का करेंगे। तो जो भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी उनको मैनेजमेंट करेंगे। अब यहीं से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है भाई? ये सवाल बड़ा होता है आपके लिए कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। तो इसको समझिए आप। इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझने के लिए आपको कुछ चीजें जरूरी है। मान लीजिए ये कोई पर्सन है, ये कोई भी हो सकता है। पर्सन का नेम ए दे दिए, पर्सन का नेम आप रामू भी लिख सकते हैं, और वर्तमान जमाने का जो है अरुण भी लिख सकते हैं। आजकल नामकरण भी बहुत फेमस होने लगा है बच्चों। तो आप बताइए, मान लीजिए ये पर्सन है, ये कह रहा है सर मैं तो जाऊंगा कल सुबह घर से, और मॉर्निंग में जाकर के मेरे को तो बस वहां पे कार्य करना है, मतलब वहां पे बहुत सारा जो है बालू मिट्टी पड़ी हुई है, मैं तो उसको भर भर के दूसरी जगह पर डालूंगा। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो आप बताइए क्या ऐसा लोग करते हैं? भाई अनायास ही कोई काम नहीं है, जा रहे हैं किसी भी चीज को,
ऐसा कुछ होता है क्या, आपने देखा है क्या एक्टिविटीज़ में? ये कह रहा है भाई, तो मैं इसमें बिलीव नहीं करता भाई, हालांकि कर सकता है ऐसा, बट हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। तो मोस्टली क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में से अगर आप इकोनॉमिक वर्ड को हटा के देखें, आर्थिक शब्द को, तो केवल एक्टिविटी रह जाता है। वह एक्टिविटी क्या करते हैं, आप खेलते हैं, खाना खाते हैं और भी काम करते हैं। अब सुबह से शाम तक आप देखिए आपके घर में, जैसे आपके फादर हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग जगना और फिर अपने घर के काम करके उसके बाद ऑफिस जाना, ऑफिस में काम करके वापस आना। तो ऐसी आपकी भी डेली रूटीन है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सुबह पढ़ते होंगे, फिर स्कूल जाते होंगे, फिर आते होंगे। तो ये सारी चीज़ें तो एक्टिविटी। अब यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी के साथ इकोनॉमिक जुड़ा हुआ है, यानी कि कोई भी काम अगर आप करेंगे तो वो आपकी लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ होगा, आपके जीवन जीने की जो प्रवृत्ति है उससे जुड़ा होगा। और आप कोई भी काम क्यों करेंगे, आप कोई भी काम करेंगे इकोनॉमिक अर्निंग के लिए। इकोनॉमिक अर्निंग के लिए करेंगे, यानी कि आपको पैसा चाहिए भाई कहीं ना कहीं से। नरेगा जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, उसमें भी जब मजदूर काम करता है तो क्यों करता है, लाइवलीहुड के लिए करता है भाई। जीना है आपको, जीने के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं आप। और इकोनॉमिक एक्टिविटी तो खास करके है ही, आप लोग पैसे के लिए कर रहे हैं, जिससे कि आप खाना खा सकें, ला सकें, कुछ सामान उससे परचेज कर सकें। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब कि कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें कहीं ना कहीं आपका कोरिलेशन वेल्थ के साथ है, धन के साथ है। ये आप ध्यान रखेंगे। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता क्या क्या है, इकोनॉमिक जो एक्टिविटी हैं इनमें क्या क्या आता है। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो इसमें आएगा कंजम्पशन, सब कुछ इसी के लिए होता है। इसके बाद आएगा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद में आप इसमें काउंट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसमें आपको देखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट। तो ये जो सारी चीजें आपने देखा है, और इन्वेस्टमेंट के बाद में आपको इसमें देखने को मिलेगा एक्सचेंज। अब आप इस तरीके के आपको वर्ड कहीं ना कहीं पर देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इनका अपने आप में कुछ ना कुछ मीनिंग है, और ये सारे वर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी को शो करते हैं। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप घबराएं नहीं, बुक्स में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ होता है, आपको 3 घंटे के एग्जाम में इतना नहीं लिखना होता है, आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मैंने आपको बताया है, इनमें हम इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मीनिंग समझें, इससे पहले हम इस पोर्शन को डिलीट करेंगे और आपको कुछ और चीज़ें बताएंगे। फिर हम एक 1 to 1 करके इनका मीनिंग समझेंगे और इसको कोरिलेट करेंगे स्टैटिस्टिक्स से कि कैसे ये चीज़ें यहाँ पर आती हैं, और फिर कैसे स्टैटिस्टिक्स हेल्पफुल है इनको समझने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ नया, कुछ ऐसा बेहतरीन जिसको शायद आप अभी तक नहीं जानते होंगे। अब आप एक बात बताइए, आपने कभी ये नेम सुना है? सपोज दैट मैंने यहां पे लिख दिया आपको सेलर, मैंने आपको लिख दिया प्रोड्यूसर, मैंने आपको लिख दिया कंज्यूमर। अब देखिए मैंने आपको कितनी सारी चीजें लिख दी यहाँ पर, कंज्यूमर भी लिखा है, प्रोड्यूसर भी लिखा है, सेलर भी लिखा है। अब ये वाला जो वर्ड है ये मेरे उन साथियों के लिए है जो सरकारी कर्मचारी हैं, यानी कि जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, तो उनके लिए ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पर सर्विस होल्डर। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि वो सर्विस होल्डर है जो सरकारी नौकरी करते हैं। फिर एक वर्ड लिख रहा हूं मैं सर्विस प्रोवाइडर। ये तो क्योंकि इसका मीनिंग थोड़ा इजी है तो इसको तो समझ जाते हैं भाई सर्विस प्रोवाइडर क्या है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सर्विस प्रोवाइडर का विकल्प शायद हो सकता है, पता नहीं हो। बट इन चीज़ों को समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि अगर आप इनको समझ गए तो आपको स्टैटिस्टिक्स, जो ये सब्जेक्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स, ये बहुत आसान लगेगा, ठीक है ना। तो सेलर कौन हो सकता है आप बताइए। मान लीजिए ये कोई पर्सन है, ठीक है ना, और ये छोटी वाला पर्सन है इस बार, तो ये पर्सन है, क्या ये सेलर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। दोनों रीजन 50-50% चांस है, प्रोबेबिलिटी 50-50% हो गई भैया। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उन्होंने प्रोबेबिलिटी को अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ क्या कंडीशन है कि सेलर कब होगा? जब ये अपने इंटरेस्ट के लिए
ओन प्रॉफिट, ओन प्रॉफिट को ध्यान में रख करके अगर ये कोई गुड्स या सर्विस सेल करता है मार्केट के अंदर, ध्यान रहे इसमें बहुत सारी बातें बताई मैंने, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर ये अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए मार्केट के अंदर गुड्स और सर्विस सेल करेगा तब ये सेलर कहलाएगा उस कंडीशन में, ठीक है। अब प्रोड्यूसर कौन है भाई, बहुत सिमिलर वर्ड लगते हैं लेकिन अब बात आ जाती है प्रोड्यूसर की, तो भाई प्रोड्यूसर को भी लेकर के चलते हैं, इसके बारे में भी समझते हैं। तो प्रोड्यूसर कौन हो सकता है? प्रोड्यूसर भाई फार्मर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्रोड्यूसर का काम कर क्या क्या मतलब कौन सा वर्क होगा प्रोड्यूसर का? तो अ पर्सन हु प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत आसान है बच्चों समझना किसी भी सब्जेक्ट को, बस आप पॉइंट टू पॉइंट चलें, स्टेप टू स्टेप चलें। तो कोई पर्सन है, अगर द पर्सन हु प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर, तो ये प्रोड्यूसर हो गया। कंज्यूमर कौन है? बहुत सिंपल शब्दों में समझेंगे इसको। कंज्यूमर यानी कि हु कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज। अब और सब सरल शब्दों में मैं आपको समझाता हूं इन अ वेरी इजीएस्ट वे, लाइक दैट यू। कौन? आप। आपको मैंने एक जो है वो बोरबोन बिस्किट का पैकेट दे दिया है, आप उसको खा गए क्योंकि भूख लगी हुई आप। अब बताइए आपने क्या क्या अभी अभी जो एक्टिविटी की वो कौन सी एक्टिविटी? क्या वो कंजम्पशन से रिलेटेड थी? तो आपका जवाब आएगा सर मैं तो खा गया उसको। अगर आप साइंटिफिक टर्म्स में नहीं जानते हैं तो आप यही कहेंगे लोकल लैंग्वेज में। मैं कहूँगा कि आपकी जो ये खाने की जो एक्टिविटी थी दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन। आपने कंज्यूम किया है उस गुड्स को। गुड्स क्या था? बोरबोन का बिस्किट था। तो कंजम्पशन की एक्टिविटी कौन करेगा? कंज्यूमर करेगा। तो कंज्यूमर कौन हुआ? जो कंज्यूम कर रहा है, जो वेरी सिंपल है। अब कंज्यूमर क्या होता है? जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि जैसे आई एम ए कंज्यूमर, तो कंज्यूमर हमेशा रेशनल होता है, वो जागरूक होता है, उसको पता रहता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, कंट्री में क्या चल रहा है। ये रेशनल होगा, ये एज्यूम किया जाता है, एजम्पशंस के बेसिस पर इकोनॉमिक्स के लॉ बने हुए होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि आप जागरूक हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और मेरे स्टूडेंट हैं खास करके। सर्विस होल्डर यानी कि जो सर्विस होल्डर कौन होगा? मान लीजिए कि कोई पर्सन है, उसको हायर किया हुआ है एम्प्लॉयर ने, ठीक है। तो हायर किया हुआ है, तो हायर किया हुआ वर्कर जो होगा ये सर्विस होल्डर होगा। सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा? जिसने इसको हायर किया वो सर्विस प्रोवाइडर होगा। जैसे आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन, और संगठन मेरा सर्विस प्रोवाइडर है और आई एम द सर्विस होल्डर। ये बहुत आसान है। जैसे आप लोग मान लीजिए किसी बैंक में कर्मचारी हैं, तो आपका बैंक आपका जो है सर्विस प्रोवाइडर है और आप उस बैंक के सर्विस होल्डर हैं, यानी आप खुद में सर्विस होल्डर हैं। तो ये बहुत सिंपल शब्द हैं, लेकिन समझने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, बच्चे नहीं समझ पाते। तो अब इस पूरे टॉपिक को धीरे धीरे मोड़ेंगे हम स्टैटिस्टिक्स की तरफ और जानेंगे कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, कैसे जरूरी है। बस लास्ट टॉपिक इकोनॉमिक्स के बारे में बता दूं, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़ाना जरूरी है। अब इसमें क्या होता है, कई बार इकोनॉमिक्स में ऐसी टर्म्स आ जाती हैं, आजकल कुछ पॉइंट्स ऐसे जुड़ गए हैं जहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बच्चा घबरा जाता है। तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, आपको फेस करना है, आपको फेस करना आना चाहिए कंडीशंस को। नए नए वर्ड आ रहे हैं आजकल इकोनॉमिक्स में। तो मान लीजिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पर इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, और यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको दो तरफ एरो लगा दिया है। ये हो गया आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ये क्लियर हो गया। ये हो गया आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। हिंदी वाले बच्चे जो है ये पॉजिटिव सकारात्मक जो है अर्थशास्त्र, और ये आदर्शात्मक। नॉर्मेटिव का मतलब होता है आदर्शवादी होना। तो ये आदर्शात्मक इकोनॉमिक्स हो गया, ये आदर्शात्मक अर्थशास्त्र हो गया। इंग्लिश वालों के लिए काफी इजी है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन सीधा आता है सीबीएसई में, व्हाट डू यू नो अबाउट द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, या विच टर्म्स रेफर्स द, या नॉर्मेटिव, व्हाट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रेफर्स, ठीक है ना, क्या शो करता है, ये क्या दिखाता है, ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कई बार। तो ये बहुत सिंपल है, इसको समझें आप। अगर आपको कहीं पर ऐसा लिखा हुआ दिखे जैसे कि व्हाट इज
what was and what would be। बहुत खतरनाक चीज है भाई, ध्यान रखना शब्दों को। अगर आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ दिखता है नंबर 1 2 3, तो आप समझ जाइए कि आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। और सरल शब्दों में बताऊं मैं आपको, क्या है, क्या था, क्या होगा, ये ऐसे वर्ड है भाई जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आते हैं। अब चलिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ दिखे व्हाट ought to be, what ought to be, ध्यान रखना भाई, ध्यान इसको भूलना नहीं आता एग्जाम में। यानी कि क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। किसान विधेयक जो ये पारित हुए ये होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे, और अगर इनमें कुछ अमेंडमेंट है तो क्या होना चाहिए। यानी अगर ऐसी बातें, आप आदर्श की बातें करेंगे, कई बार आपके घर में जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा होता है, कोई छोटा बेबी, तो वो कुछ ना कुछ हरकत कर रहा होता है, तो उसकी मम्मी कहती है सुधर जा, ऐसा नहीं, तेरे को ऐसा बनना है, ऐसा होना चाहिए तेरे को, ये अच्छी बात नहीं है, ये करना चाहिए। तो जब आप इस तरीके के आइडियोलॉजी के साथ आते हैं, इस तरीके के विचार रखते हैं आदर्शात्मक, तो आप कहीं ना कहीं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रहे होते हैं। ये बहुत सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ बच्चों मैं आपको। तो व्हाट और टू भी जहाँ भी आपको दिखे, आप समझ जाना कि ये आ गया भाई अपने, इसको तो जानता हूँ मैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब सीधे चलते हैं यहाँ से स्टैटिस्टिक्स की तरफ मुड़ते हैं। और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैंने आपको बताई थी कि ये जो जैसे कंजम्पशन, लाइक दैट प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट और ये एक्सचेंज, तो इनमें इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कई बार आपको इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, कई बार आपकी रियल लाइफ में इसको देखने को आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल है, मतलब ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है। तो इसको बता के फिर इसको फोल्ड करते हैं यहाँ पे, है ना। अब आपसे पूछ लिया मतलब कि भाई ये बताइए आप इन्वेस्टमेंट क्या है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है ये पूछ लिया किसी ने भी आपसे। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, 11वीं से आए हैं, 10वीं से पास करके 11वीं में आए, 10th क्लास पास करके ऑफ किया आपने इकोनॉमिक्स, तो आपका जवाब उतना ही स्टैंडर्ड होना चाहिए, उतना ही ब्रीफ में होना चाहिए, शानदार होना चाहिए। तो आपको कहना है कि इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। क्या भाई, कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है भाई, पूंजी निर्माण करना। सबसे अच्छा एक तरीके से मैं कहूँगा कि डेफिनेशन हो सकता है इन्वेस्टमेंट का कि इट इज अ प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस है कैपिटल फॉर्मेशन का, जिसमें आप अपनी जो कैपिटल है, पूंजी है, उसको बढ़ा रहे होते हैं। मान लीजिए जैसे मैं हूँ, मान लीजिए मैंने इस सेटअप के लिए पैसे खर्च किए, सपोज दैट, आपको यहीं पे एग्जांपल बता देता हूँ। तो क्यों किए भाई, सोशल सर्विस कर रहा हूँ या फिर कोई अर्निंग के लिए काम कर रहा हूँ, या ये मेरा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। मान लीजिए अगर ये मेरा इन्वेस्टमेंट साबित कब होगा, जब मुझे यूट्यूब मीडिया के थ्रू पैसे मिले, तब ये क्या होगा, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट होगा। मेरा कैपिटल है वो फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे मेरी पूंजी बढ़ेगी, मेरी इनकम होगी मेरे को। तो आप कोई भी आपकी लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल ले सकते हैं और आप किसी भी इकोनॉमिक टर्म्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आपको मजा आ रहा होगा इकोनॉमिक्स पढ़ने में। अभी ऐसा ही स्टैटिस्टिक्स में भी आएगा। चलिए इसको यहीं खत्म करते हैं। एक्चुअली हमारे पीछे की तरफ आज सामने वालों का जो मकान है, तो उसमें म्यूजिक बजा रखा है। आई थिंक कि बर्थडे पार्टी है। क्लास के बीच में अगर बर्थडे पार्टी जो है हो जाए, तो साउंड, वैसे मैंने रूम के गेट बंद किए हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा थोड़ा आपको साउंड आए तो आप भी एंजॉय करिएगा और एंजॉय के साथ में स्टैटिस्टिक्स को सीख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम सीधे चलते हैं आपको लेकर के स्टैटिस्टिक्स पर। काफी देर बाद वापस से आए हैं लौट करके। इसका इंट्रोडक्शन देख रहे थे हम स्टार्टिंग में, काफी लंबा खींच दिया मैंने वीडियो को। तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में सबसे जानने से पहले अगर आपसे कोई पूछता है कि हु इज द फाउंडर, भाई फाउंडर कौन है स्टैटिस्टिक्स का, आप स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है। तो लगभग टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा 1662 का। फाउंडर यहाँ पर विलियम ग्रांट, और या फिर मैं ये कहूँ कि जॉन ग्रांट और विलियम पैटी। जॉन ग्रांट और विलियम पैटी, PETTY लिखते हैं ये लोग।
तो जॉन ग्रांट और विलियम पैटी इन दोनों ने हेल्प की एक दूसरे की, और दोनों की हेल्प से 1662 में सबसे पहले ये पाया गया कि स्टैटिस्टिक्स भी कोई सब्जेक्ट है, यानी ये भी कुछ होता है। यानी फाउंडर थे ये स्टैटिस्टिक्स के, नॉट फादर, फाउंडर, ध्यान रखिए। अब सेकंड टर्म्स में बात करते हैं। हु इज द फादर? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एडम स्मिथ। अब बात करते हैं फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जब बात होती है तो यहां पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, गॉटफ्राइड एकेनवॉल, ये पर्सन का नाम है भाई, ये हैं स्टैटिस्टिक्स के फादर। अब आप बताइए, आपको आता था कि भाई? जिन बच्चों को आता था तब वो सुपर इंटेलिजेंट है, जिनको नहीं आता था इसका मतलब या तो उन्होंने रीडिंग नहीं की है बुक की अच्छे तरीके से, या कहीं क्वेरी नहीं रखी है, जानने की इच्छा नहीं रखी है। लेकिन अब उनको पता चल गया कि भाई स्टैटिस्टिक्स के जो फादर हैं वो गॉटफ्राइड एकेनवॉल हैं। ध्यान रखिए। अब आप सोचो 1772 में ये जो स्टैटिशियन थे हमारे, तो इन्होंने दुनिया को छोड़ दिया था, यानी इनकी डेथ हो गई थी। ये फिलोसफर थे, ये हिस्टोरियन थे, एक तरीके से हिस्ट्री के बहुत बड़े विद्वान थे, इकोनॉमिस्ट थे, स्टैटिशियन थे। तो बताइए, एक इंसान उस जमाने में जब कुछ नहीं था तब इतनी मेहनत की उन लोगों ने, और ऐसी सब्जेक्टों को लेकर के आए, इनका एक तरीके से इनका इनोवेशन किया। तो नाम नहीं भूलेंगे आप, गॉटफ्राइड एकेनवॉल, द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आगे चलते हैं, क्योंकि आप सब इंडिया में रहते हैं भाई, तो आपको इंडिया के रेस्पेक्ट में भी बात करनी पड़ेगी, नहीं तो बच्चे कहेंगे सर इंडिया के बारे में कुछ बताइए। अब आप आ गए इंडिया में भाई, तो इंडिया के अंदर फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन है? इंडिया के अंदर जो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं वो है हमारे श्री पीसी महालनोबिस। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको शायद नहीं पता होगा, लेकिन अब पता चल गया है कि पीसी महालनोबिस जो हैं ये फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं इंडिया में। अगर इंडियन रेस्पेक्ट में बात की जाए तो यहाँ पर पीसी महालनोबिस को आप नहीं भूलेंगे। जब ये बातें आपको बता ही रहे हैं तो मैं छोटा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। फादर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग का नाम याद आते, या जैसे ही प्लानिंग का नेम आता है तो आपको पंचवर्षीय योजनाएं याद आती होंगी, 5 ईयर प्लान्स के बारे में आप लोग सोचने लग जाते होंगे कि ये क्या है भाई, ये तो प्लानिंग की बात होगी। तो प्लानिंग की जब बात करते हैं तो इनके फादर का जो नाम था वो एम विश्वेश्वरैया के नाम से इनको जाना जाता है। एम विश्वेश्वरैया के नाम से इनको जाना जाता है। और प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया इनकी बुक का नाम था, जो 1901 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, काफ़ी सारी ऐसी बातें होती हैं, देखो बच्चों, कि सारी चीज़ें हमें याद रहे ना रहे, लेकिन कुछ बेसिक सी ऐसी बातें जिनको हमें पता होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने ही चाहिए। अब हम चलते हैं थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पर और समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। ये तो इसका बैकग्राउंड हो गया, बैकअप हो गया एक तरीके से। अब हम सीधे आपको लेकर के चलेंगे इसके मीनिंग की तरफ। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है बच्चों, अगर मेरा मन करे तो बस मैं आपके लिए टीचिंग कराता रहूं और आप पढ़ते रहें ऐसे ही। छोटे छोटे नोट्स बनाइए आप, है ना। जो बुक आप कोई सी भी बुक जिसकी स्टडी कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक की कर रहे हैं, या फिर कोई रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं, या कोई और आपको स्टैटिस्टिक्स की बुक अच्छी लगती है, कोई राइटर अच्छा लगता है तो उसकी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या प्रॉब्लम है कि भाई समस्या ये आती है कि बच्चे घबरा जाते हैं, अरे यार स्टैटिस्टिक्स में तो मैथमेटिक्स होता है, न्यूमेरिकल आते हैं। अरे भाई नहीं आते, आप पहले बेस स्टार्ट करिए, फिर आप धीरे धीरे समझेंगे। बहुत आसान है, एक साथ कोई काम नहीं होता, धीरे धीरे होता है। तो चलिए करिए स्टार्ट। बच्चे क्या करते हैं, डेफिनेशन को याद करते हैं, रटते हैं। एक, अरे भाई 3 लाइन का डेफिनेशन कैसे याद होगा? 3 लाइन का डेफिनेशन याद नहीं करना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए जिससे कि आप लिख सकें। आप अपने दिमाग से सोचिए भाई। तो स्टैटिस्टिक्स की जैसे ही बात आती है, सबसे पहले ये समझिए भाई ये क्या है आखिरकार। ये साइंस है भाई, मैं तो मानता हूँ ये साइंस है। मैं ये भी मानता हूँ कि ये आर्ट है, ठीक है ना। आर्ट का मतलब ये नहीं है कि जो ड्राइंग पेंटिंग का काम आर्ट होता है, ये नहीं है। आर्ट आपके अंदर भी बहुत सारी आर्ट है।
आपको डांस आता है, आपको कोई बढ़िया सिंगिंग आती है, आर्ट है, आपकी कला है, तो ये आर्ट भी है, ये साइंस भी है, तो ये ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट हो गया भाई, ठीक है। अब आखिरकार ये है क्या, ये स्टैटिस्टिक्स है क्या? तो देखिए कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हो सकती है जिनको हम स्टैटिस्टिक्स कॉल कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि साइंस है, साइंस में क्या होता है, सारा काम सिस्टमैटिक होता है। सिस्टमैटिक होगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें कलेक्शन करेंगे। कलेक्शन किसका करेंगे, डेटाज का करेंगे। तो आपने डेटा कलेक्शन कर लिया, और क्या क्या करेंगे आप सिस्टमैटिक तरीके से, ऑर्गेनाइजेशन, और क्या क्या करेंगे आप, प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये जो भी एक्टिविटीज मैंने आपको बताई है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, चाहे कलेक्शन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रेजेंटेशन करना हो, या एनालिसिस करना हो, या फिर आपको मान लीजिए एनालिसिस करना है, आपको कोई भी एक्टिविटी इसमें करनी है, तो अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से इन एक्टिविटीज को प्लान करते हो तो देन यू कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। दीज ऑल एक्टिविटीज आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो अब कैसे आप इसको कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस, या स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीड अबाउट द सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन या सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए और बता देता हूं मैं डेफिनेशन को कैसे मोल्ड कर सकते हैं आप। आपको क्या करना है कि ये साइंस तो है ही, सिस्टमैटिक भी है, तो इसमें क्या होगा, स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी अबाउट द साइंटिफिक कॉन्क्लूजन, साइंटिफिक कॉन्क्लूजन। अगर आपको वैज्ञानिक डिसीजन चाहिए, निर्णय चाहिए, कॉन्क्लूजन निकालना है, तो आप कहाँ से निकालेंगे, स्टैटिस्टिक्स से निकालेंगे। चलिए भाई, साइंटिफिक कॉन्क्लूजन्स भी आपने निकाल लिए। अब समस्या आ जाती है, जैसे मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं यहाँ पर, कि स्टैटिस्टिक्स जो है, जो स्टैट्स है आपका जो सब्जेक्ट है, तो व्हाट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स यू नो, कितने तरीके की होती है, कौन कौन जानता है बताइए। साथ में मेरी क्लास में जो बच्चे भी बैठे हुए हैं, भाई राहुल तुम बताइए कितने टाइप्स की होती है ये स्टैटिस्टिक्स। राहुल कह रहा है सर नहीं पता। चलिए हम बता देते हैं आपको। स्टैटिस्टिक्स जनरली 2 टाइप्स, 2 तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, अलग अलग बता रहा हूं। पहला डेस्क्रिप्टिव, और दूसरा इन्फ्रेंशियल इकोनॉमिक्स। सेकंड नंबर पे जिसकी मैं इन्फ्रेंशियल इकोनॉमिक्स, INFERENTIAL, INFERENTIAL, इन्फ्रेंशियल इकोनॉमिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स।